नमस्ते, मेरा नाम अजीत कुमार है और आप देख रहे हैं इंडिया 91। अभी मैं पीसीसी कार्यालय में मौजूद हूँ। आज पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि है, जिस पे एक सभा रखी गई है और हमारे साथ अभी जयपुर शहर के कांग्रेस अध्यक्ष आर तिवारी जी मौजूद हैं। इनसे हम बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे इनका क्या विचार है। सर, आज पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि है, तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? राजीव गांधी जी के बारे में, उनके जीवन के बारे में जितना कुछ कहा जाए उतना ही कम पड़ेगा। 40 साल की उम्र में अगर किसी इस दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का प्रधानमंत्री बने, उनका नाम है राजीव गांधी। राजीव गांधी जो भारत रत्न इंदिरा गांधी जी के सुपुत्र और फिरोज गांधी सांसद के बेटे, राजनीति में कोई रुचि नहीं, सीधा साधा राजीव गांधी, माँ देश के प्रधानमंत्री। लेकिन उनका संयम देखो आप, एयरलाइंस में वो पायलट की नौकरी करके अपना जीवन चला रहे थे, कोई सत्ता का नशा नहीं। इंदिरा गांधी जी 15 साल देश के प्रधानमंत्री रही, उनके नाना देश के 15 साल प्रधानमंत्री रहे, जिन्हें आधुनिक भारत का जनक माना जाता है, पंडित जवाहरलाल जी को। साधारण व्यक्ति राजीव गांधी। लेकिन छोटे भाई संजय गांधी जी की आकस्मिक मौत हुई 1981 में, तो माता जी के आग्रह पे संगठन का काम संभालने के लिए उन्हें स्वीकृति दी और राजीव गांधी अपने जीवन काल में राजनीति में पहली बार महासचिव बने और वो महासचिव बन करके उन्होंने युवक कांग्रेस और सेवा दल को बढ़ाने का जिम्मा लिया, वो राजीव गांधी। और कम से कम मैं तो राजस्थान के बारे में कहूँगा, राजस्थान से उनका स्नेह बड़ा ज़बरदस्त रहा। अशोक गहलोत जी को उन्होंने 36 साल की उम्र में राजीव जी ने हमारे राजस्थान का प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया। अकाल बाढ़ इस इलाके में बहुत आते थे, लेकिन अशोक गहलोत जी के लगातार आग्रह पे राजीव गांधी जी हर समस्या के निपटाने के लिए, बाढ़ की विभीषिका हो चाहे अकाल की विभीषिका हो, राजीव गांधी जी ने सोनिया गांधी जी के साथ में लगातार दौरे किए और राजस्थान के किसानों से मिले। जानवरों के लिए उन्होंने भरपूर देश केंद्र सरकार से चारा दिलवाया, पीने के पानी की व्यवस्था करी। वो हमारा राजीव गांधी, जो दुनिया का सबसे खूबसूरत नेता राजीव गांधी, जिनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने करप्शन का आरोप लगा करके उनकी छवि को धूमिल किया। वो राजीव गांधी जो 21वीं सदी का सपना देखते थे। वो राजीव गांधी जिन्होंने देश के संविधान में संशोधन करके 18 साल के कॉलेज के लड़के को भारत का भाग्य विधाता बनाया कि तेरे वोट से देश का सांसद बनेगा, तेरे वोट से विधानसभा का सदस्य बनेगा, तेरे वोट से सरपंच और नगर पालिका का चेयरमैन बनेगा। वो राजीव गांधी जिन्होंने संविधान में संशोधन करके स्थानीय निकाय के चुनाव में ये पाबंदी करी कि जैसे लोकसभा के 5 साल में चुनाव होना ही है, जैसे विधानसभा के 5 साल में चुनाव होना ही है, तो चाहे वो पंचायत समिति का हो चुनाव, चाहे नगर पालिका का हो, चाहे नगर परिषद का हो, चाहे नगर निगम का हो, 5 साल में चुनाव कराने ही हैं। क्योंकि उसके पहले स्वशासन विभाग 10-15 साल तक सरपंचों को सस्पेंड कर देते थे, निगम के अध्यक्षों को हटा देते थे। चुनाव की व्यवस्था नहीं थी। चुनाव तो थे, लेकिन सत्तारूढ़ पार्टी के इशारे पर उनको हटाया भी जा सकता था। तो ये सब कुछ करने वाले राजीव गांधी, सुपर कंप्यूटर लाने वाला राजीव गांधी। हाँ सर, यही सवाल मैं करने वाला था कि आजकल जो सरकारें हैं डिजिटल इंडिया की बात कर रही हैं। उस समय राजीव गांधी ने अपने ज़माने में कंप्यूटर लाए थे हमारे देश में, जो कि अब इसकी मतलब ज़्यादा हो रही है कि डिजिटल इंडिया बनाओ, यूथ को AI कह रहा हूँ कि देश में कंप्यूटर लाने का श्रेय राजीव गांधी जी को, और ये भारतीय जनता पार्टी के नेता और तमाम विपक्ष वाले इस देश के लोगों को भ्रमित कर रहे थे कि कंप्यूटर, अगर 100 आदमियों का काम ही कि कंप्यूटर कर लेगा तो देश में बेरोजगारी हो जाएगी। वो स्वप्न दृष्टा राजीव गांधी, आने वाले 100 साल के आगे का सोच रखने वाला राजीव गांधी, जब देश में पहला सुपर कंप्यूटर लाए तो देश में विपक्षी दलों ने हड़ताल कर दी, खूब बड़े जुलूस निकाले। लेकिन आज वही कंप्यूटर आज दुनिया में भारत के नौजवानों का आधिपत्य जमा करके बैठे हैं। चाहे एशिया का हो, चाहे यूरोप का हो, चाहे अफ्रीका महाद्वीप,
तीनों जगह पर भारत के चाहे लड़के लड़की और नौजवानों ने कंप्यूटर पर अपना आधिपत्य जमा रखा है। और राजीव गांधी ने करोड़ों लोगों को, नौजवानों को एक राह दिखाई कि दिमाग से कंप्यूटर पे काम करो तो दुनिया पर आज हमारा कब्जा है। वो है, उसका नाम है राजीव गांधी। सर जयपुर में, राजस्थान में पूरी गर्मी प्रचंड होती है और ग्रीन पर्दा लगाए जाते हैं और फुहारे की छिड़काव किए जाते हैं पानी का, लेकिन ढोल के बाढ़ में पेड़ काटे जा रहे हैं वहाँ पे। तो क्या छिड़काव करने से और ग्रीन पर्दा लगाने से गर्मी जा सकती है? इस पे क्या करना है आपका? टेम्परेरी व्यवस्था करानी पड़ती है, सरकारें कोई भी हो। गर्मी के अंदर अगर है तो ये व्यवस्था स्थानीय निकाय भी करती है। तो जब 45-46 डिग्री सेल्सियस पे सड़कें जब जलती हुई नजर आए, दामर पिघल जाए, आदमी दुपहिया वाहन या चौपहिया वाहन ले जाए तो कहीं ना कहीं उनके साथ में नुकसान होने की संभावना। तो सरकारें कोई भी हो, किसी भी दल की हो, तत्कालिक उपाय होते हैं कि वैसे पानी के छिड़काव से सड़क तो ठंडी होगी नहीं, लेकिन तत्कालिक राहगीरों को या वाहन चालकों को थोड़ा राहत मिल जाए, उसके लिए हमको करना पड़ता है। इसमें कोई मैं गलत नहीं मानता। लेकिन सर सवाल ये है कि मतलब ढोल का बाढ़ पेड़ काटा जा रहा है। हैदराबाद में जैसे जंगल काटा जा रहा था तो उस पर रोक लगी, लेकिन यहाँ ढोल का बाढ़ 2500 से ज़्यादा पेड़ काटे जा रहे हैं। ये वर्तमान सरकार जब MOU कर रही थी 30,00,000 करोड़ के, उन्होंने उनसे वादा किया कि हम आपको ज़मीन खाली करा के देंगे, लेकिन पर्यावरण को भी तो बचाना है। मैं राज्य के मुख्यमंत्री जी से मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि उद्योग लगाना भी ज़रूरी है नौजवानों को रोज़गार देने के लिए, लेकिन पर्यावरण को बचाना भी ज़रूरी है, क्योंकि देश का नहीं पूरी दुनिया का नक्शा बदल रहा है। आपका वायुमंडल में कहीं सर्दी कहीं गर्मी पता नहीं लग रहा, अचानक बाढ़ आ जाती है, अचानक भारी वर्षा हो जाती है, तो दुनिया में पर्यावरण का संतुलन बिगड़ रहा है। तो तमाम सरकारों से आग्रह करते हैं कि कम से कम पेड़ अगर कटवा रहे तो उसके बराबर में आप वन विभाग से कर करके जो डेजर्ट इलाका वहाँ पेड़ लगा करके नई हरित क्रांति करें, यही सुझाव दे सकते हैं। सर जैसे युवाओं को देश का भविष्य माना जाता है, लेकिन अभी राजस्थान में छात्र नेताओं का चुनाव नहीं हो रहा है, इस पर क्या कहना है आपका? लिंग 2 कमेटी बनी थी, जब हमारी सरकार थी तब विपक्ष चिल्लाता था कि चुनाव नहीं हो रहे। जब हमें कहते हैं तो वो तो पुरानी सरकार का उदाहरण दे देते हैं। अभी तो छात्र राजनीति के हो, उन लोगों में जोश आना चाहिए, ये तो वो तय करेंगे। इसमें पार्टियां तय, क्योंकि छात्र संगठन भारतीय जनता पार्टी का भी है, छात्र संगठन हमारा कांग्रेस का भी है, छात्र संगठन सपा का भी है, बसपा, तमाम राजनीतिक दल अपने छात्र संगठन करें। लेकिन आजकल छात्र कंप्यूटर और मोबाइल में ज़्यादा उलझ गए, वो सड़क पर लड़ना नहीं चाहता, वो घर में बैठ कर के सारी सुविधाएं चाहता है, ऐसा मेरा मानना है। सर राहुल गांधी जैसे कि बिहार में दौरा कर रहे हैं तो उनको हॉस्टल में या कहीं जाने से रोक दिया जा रहा है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? ये राहुल गांधी है उसका नाम। जब देश के प्रधानमंत्री को 3 काले कानून लेकर के आया था वो नरेंद्र मोदी, तभी राहुल गांधी जी ने कह दिया था ये तीनों कानून वापस लेने पड़ेंगे। लेकिन दुर्भाग्य देश का कि नरेंद्र मोदी जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री बने, जिद्दी स्वभाव के। 900 किसानों ने आहुतियाँ दी हैं, दिल्ली को छावनी बना दिया, जैसे पाकिस्तान में एंट्री नहीं कर सकते, आपने कीले गाड़ दी 6-6 फीट की। फिर क्या हुआ? 900 किसानों ने सर्दी गर्मी बारिश में दम तोड़ दिया। लेकिन राहुल गांधी का वो कहा गया वाक्य सच हुआ। अचानक फिर नरेंद्र मोदी की सरकार को यू टर्न लेना पड़ा और तीनों काले कानून वापस लेने पड़े। ये वही राहुल गांधी है। आप रोक लो, 3 साल की सज़ा हाई कोर्ट ने सुना दी, 36 घंटे भी नहीं हुए आपने उसकी मेंबरशिप हटा दी, आपने उनका घर छीन लिया, आपने उनकी सुविधा छीन लो। वो राहुल गांधी एक पैंट और शर्ट के अंदर 2500 किलोमीटर घूम करके उत्तर से पूर्व और दक्षिण से पश्चिम में 2500 किलोमीटर चलने वाला राहुल गांधी, जिसके पिता देश के प्रधानमंत्री, जिसकी दादी देश के प्रधानमंत्री, जिसके पड़नाना देश के, जिसके घर में 50 साल देश के प्रधानमंत्री रहा, साधारण लिबास वाला राहुल गांधी जनता से जुड़ा हुआ, वो सामाजिक सुरक्षा की बात करता है, वो बिस्तरी की बात करता है, वो किसान से बात करता है, वो रिक्शे वाले की तकलीफ को झेलता है। और फिर राहुल गांधी जी ने कहा था 2026 में होने वाली जनगणना में आप उसमें एक कॉलम को जोड़ो, देश की जनसंख्या में कौन किसकी जात का ये तो पता लगना चाहिए, जिसकी जितनी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी का नारा दिया संयुक्त विपक्ष ने। सर राहुल गांधी जी ने कहा था मोदी जी
आपको जातिगत जनगणना करानी पड़ेगी। और तमाम भारतीय जनता पार्टी उनके समर्थक कहते थे देश में जातियों में देश को तोड़ना चाहते हैं। फिर राहुल गांधी की बात सच हुई, क्योंकि सच्चाई के साथ में राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी के उस विश्व गुरु बन चुके प्रधानमंत्री को यू टर्न लेना पड़ा और कहना पड़ा कि हाँ हम जातिगत जनगणना कराएंगे। उस राहुल गांधी को बिहार में कौन रोक लेगा जब देश का प्रधानमंत्री उनके वाक्यों को सच कर रहे हैं। फिर गए थे ना राहुल गांधी, रोक लिया था क्या उनको? जनता जिसके साथ है वो आगे बढ़ेगा। हम सत्ता में तो नहीं है। राहुल गांधी नंबर 2 के नेता, वो विपक्ष के नेता हैं, छाया प्रधानमंत्री हैं। लोकतंत्र में प्रधानमंत्री और विपक्ष का नेता आपस में छाया मंत्रिमंडल होते हैं। वो आने वाले प्रधानमंत्री होते हैं विपक्ष के नेता, वो वर्तमान में प्रधानमंत्री। तो राहुल गांधी को कमतर आंका जा रहा है। और देश का गोदी मीडिया, विशेषकर मैं कहना चाहता हूँ, गोदी मीडिया राहुल गांधी के नाम पर जो कुछ परोस रहा है वो सच्चाई नहीं है। मिलो तो सही राहुल गांधी से। वो समाज के सबसे पिछड़े वर्ग को, दलित को, पिछड़े को वो आगे बढ़ाना चाहता है। वो मिस्त्री को बढ़ाना चाहता है, वो किसान को आगे बढ़ाना चाहता है, वो युवाओं के साथ संवाद करता है, वो जीवंत संवाद करता है। वो राहुल गांधी आने वाला देश का नेता राहुल गांधी। हम सब उनके साथ में और ईश्वर से प्रार्थना करता है राहुल गांधी का वो लक्ष्य, वो कहते हैं डरो मत। सर लास्ट एक सवाल, क्या बिहार में जातिगत जनगणना फैक्टर बनेगा चुनाव का? वही तो नज़र आ रहा था। अचानक देश के प्रधानमंत्री को सपना आ गया क्या, जब वहाँ पर सब हमारा जो है लालू वाली पार्टी के नेता, वो हमारा उनके साथ में समझौता है। जब हमने कह दिया, जब उन्होंने कह दिया तो लग रहा था कि बिहार में एक रंग लाएगा। तो अचानक बिहार के चुनाव को देख करके तो उन्होंने जातिगत जनगणना स्वीकार किया। तो बिहार की जनता भी जानती है अक्टूबर नवंबर में अब की बार ये जो वैसाखी लगा के प्रधानमंत्री जी के साथ बैठे ना नीतीश कुमार जी जा रहे हैं और कांग्रेस और लालू जी की पार्टी आरजेडी हमारे साथ में सत्ता में आ रहे हैं। तो ये रही रिपोर्ट। ऐसी ही रिपोर्ट देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। राहुल गांधी एक व्यक्ति नहीं, वह एक सोच है। तो ग्राउंड की रिपोर्ट देखने के लिए इंडिया 91 को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें।